बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस जे लीगल हब। आज हम सीआरपीसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एफआईआर के मतलब लीगली तौर पे बात करेंगे कि एफआईआर लीगली ग्राउंड्स पे क्या है और एक लीगल एस्पेक्ट के लिए इसको जानना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, बेसिकली एफआईआर जो है इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जो इनिशियल स्टेप होता है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद उसको हम एफआईआर में फॉल करते हैं। ये बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि जो कि पुलिस तैयार करती है और ये याद रहे ये किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है कि जिसके ऊपर जब कोई ऐसा ऑफेंस करे जो कॉग्निजेबल हो, इसका मतलब ये है कि पुलिस उस शख्स को अरेस्ट कर सकती है, यानी कि उसके लिए उसको वारंट की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे जो मर्डर अगर किसी ने किया तो वो पुलिस ऐसा नहीं होगा कि जिसने कत्ल किया जो कातिल है उसके लिए पहले जो वारंट अदालत से लेगी फिर उसको गिरफ़्तार करेगी। ये मर्डर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस उसको बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। तो याद रहे जो एफआईआर है वो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के अकॉर्डिंग ही दर्ज की जाती है और ये जो सीआरपीसी का सेक्शन 154 है वो इससे डील करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसकी क्या पहलू हैं, बुनियादी निकात कौन से हैं जिस पे एफआईआर जो है रजिस्टर्ड की जाती है। इसका मकसद पहला तो ये देखेंगे कि ये किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो एफआईआर को देखा जाता है कि एफआईआर में क्या लिखा, क्योंकि एफआईआर के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो उस जो है वक़ुआ पर हुई। उसके बाद ये कौन फाइल कर सकता है, तो विक्टिम जो है एग्रीव पार्टी है वो जाके इसको रिकॉर्ड करवा सकती है, या कोई गवाह है, कोई विटनेस है, या गवाह के अलावा कोई ऐसा इंसान जो उस चीज़ के बारे में जानता हो, इल्म रखता हो, वो भी इसको रिकॉर्ड करवा सकता है। और कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है जी? पुलिस स्टेशन पे रिकॉर्ड की जाती है। और कौन से पुलिस स्टेशन में? कि जहाँ पे वो वक़ुआ हुआ और उस इलाके के अंदर जो थाना लगता है, जो पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर ही वो रिकॉर्ड की जाती है अमूमन। उसके बाद जिसके इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, इसमें डेट लिखी जाती है कि किस दिन पे हुआ ये वाक़या, टाइम लिखा जाता है, प्लेस लिखी जाती है कौन सी जगह है, डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है ऑफेंस की, यानी कि ऑफेंस किस कैटेगरी का है, मर्डर है, चोरी है, वगैरह वगैरह। और इसकी जो लीगल ग्राउंड है वो यही है कि इसके लिए किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना ज़रूरी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद इसकी टाइप्स की बात करेंगे जो मोस्टली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो टाइप्स में इसकी 3 तरह की कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन टाइमिंग ऑफ फाइलिंग, के वक्त क्या था। पहली प्रॉम्प्ट ऑफ एफआईआर, यानी कि फाइल इमीडिएटली आफ्टर द क्राइम, जो एफआईआर फौरी तौर पे जो है क्राइम के बाद दर्ज करा दी जाए, इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं जी। डिलेड ऑफ एफआईआर जो है, यानी कि क्राइम हुआ, वक्त गुजर गया, डिले हुआ टाइम, उसके बाद जो एफआईआर होगी तो उसको डिलेड एफआईआर में डाला जाएगा और ये रीजंस बताई जाएंगी कि क्यों जो है इतना ज़्यादा डिले किया गया। ये होगी टाइमिंग बेस पे। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन ओरिजिन। इसमें जो जो वक्त का जो आगाज़ है उसके ऊपर बात की जाती है। एक प्राइमरी एफआईआर, यानी कि जो रिपोर्ट मौके पे कराई गई उसको प्राइमरी में फॉल करते हैं। सप्लीमेंट्री एफआईआर, सप्लीमेंट्री एफआईआर में ये होता है कि जो एफआईआर एकदम हमने दर्ज करवा दी तो उसके बाद हमें याद आया कि यार वो एक और चीज़ भी थी जो हमने एडिशन करवानी थी ना, तो वो तो हमने बताई नहीं, तो हम जाते हैं दोबारा, तो उसमें एडिशन जो होती है उसको हम सप्लीमेंट्री जो है एफआईआर में कंसीडर करते हैं। और मल्टीपल एफआईआर जिसकी तीसरी कैटेगरी आती है वो यही है कि एक से ज़्यादा जो है ना एफआईआर किसी सेम ऑफेंस पे हो जाए, यानी कि एक शख्स ने कोई जुर्म किया, फाइलिंग मोर देन 1 एफआईआर फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही जुर्म के ऊपर एक से ज़्यादा एफआईआर हो जाएं तो उसको मल्टीपल एफआईआर कहा जाता है। लेकिन ये ज़्यादा अलाउ नहीं होता, कुछ ख़ास केसेस होते हैं जब एक शख्स पे एक ही क्राइम के ऊपर मल्टीपल एफआईआर हो जाएं। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी आती है, टाइप आती है, वो है स्पेशल टाइप ऑफ एफआईआर। इसमें जो पहली चीज़ आती है ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर ये होती है कि एक वक़ुआ कहीं पे हो गया, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट के लिए जो विक्टिम है या विटनेस है जिसने एफआईआर की रिपोर्ट दर्ज करवानी है वो किसी ऐसे थाने में चला गया, ऐसे पुलिस स्टेशन में चला गया कि जहाँ पे उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एफआईआर हमेशा उसकी जुरिस्डिक्शन में ही होगी। वो किसी ऐसे स्टेशन में चला गया जहाँ पे उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब ऐसी सूरत में उसकी एफआईआर को दर्ज किया जाएगा और बाद में उस एफआईआर को उस रेलिवेंट पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ऐसी एफआईआर को कहते हैं हम ज़ीरो एफआईआर।
दूसरी आती है EFIR, यानी कि ऑनलाइन FIR रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ना, उसको हम इसमें डालेंगे। और लास्ट में क्रॉस FIR। क्रॉस FIR ऐसी FIR होती है कि जब एक वाक़या हुआ दो पार्टीज़ के दरमियान और दोनों ने एक दूसरे पे जो है वो FIR जो है वो करवा दी। FIR को हम आम ज़बान में जिसका कहता है पर्चा काट गया या काट दिया गया, वो बेसिकली FIR की ही बात की जाती है। तो ये बेसिकली इसकी 3 कैटेगरीज हैं इसकी टाइप्स की। अब हमें जो है वो प्रोसीजर भी तो पता होना चाहिए FIR को जो फाइल किस तरह को करवाया जाता है। तो उसके बेसिकली हमने यहाँ पे 5 जो है वो स्टेप समराइज करके डिस्कस किए हैं। पहली चीज़ ये होती है कि FIR 2 कैटेगरीज में आती है, या ओरल फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में आम तौर पर, लेकिन ज़्यादातर ओरल ही होती है कि जाता है एक इंसान जाके बताता है कि ये जो कुछ हुआ उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अगर कोई रिटर्न फॉर्म में भी कुछ लिखी हुई चीज़ बताए कि ये वाक़या हुआ तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। स्टेप 2 के पुलिस क्या करती है, सारी चीज़ों को अपने पास लिख लेती है, दर्ज कर लेती है, और लिखने के बाद जो आता है इन्फॉर्मेंट उसको पढ़ के सुनाती है कि आपने ये जो कहा है हमने ये लिख लिया से एक जो है वो अटेस्टेशन करवाती है। तीसरे नंबर पे उसी के साइन लेती है, और चौथे नंबर पर ये एक कॉपी जो पुलिस स्टेशन है जो वहाँ पे रिकॉर्ड करता है वो उसको दे देती है इन्फॉर्मेंट को, ठीक है, कि ये हमने एक कॉपी जो है वो आपको दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर फाइनली ये सारे स्टेप होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो इसी तरह जो FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा दोस्तों, आपने अमूमन भी ये देखने में आया होगा, हमारे देखने में आता रहता है कि पुलिस बास टाइम जो है वो FIR रजिस्टर नहीं करती। तो ऐसी सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कानून जो है वो 4 तरह की रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। पहली जो रेमेडी है, आपने पहले क्या करना है, अगर आपकी पुलिस वैलिड रीज़न के बावजूद FIR रजिस्टर नहीं कर रही तो आपने SP साहब के पास जाना है जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और ये 22 से 22B की दरख्वास्त के तहत आप वो लिखते हैं किसको, SP साहब को, कि मेरी जो है वो FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रही। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास जो रेमेडी है वो ये है कि हम जो है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाएं, उधर जाके कंप्लेंट दें, और सेक्शन 200 CRPC का इससे डील करता है। और तीसरी कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है आर्टिकल 199 के तहत कि हम हाई कोर्ट में पटिशन दे सकते हैं इस दूसरे स्टेप के बाद भी। और एक और बात है कि हम डायरेक्टली जो है अपनी जो है कंप्लेंट को किसी भी सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं कि हमारी FIR रजिस्टर नहीं की जा रही, और अपने वैलिड रीज़न बता सकते हैं, और इस तरह हमें हमारी रेमेडी मिल सकती है और पुलिस को FIR रजिस्टर करना पड़ती है। हमें ये सारे प्रोसीजर को पढ़ने और समझने की ज़रूरत क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस भी तो हमें पता हो ना कि क्यों ज़रूरत इसकी हमें पेश आती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो दोस्तों ये याद रखें, मैंने आपको बताया कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए FIR जो है उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी फाइलिंग कंपलसरी होती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये प्राइमा फेशियाई एविडेंस के तौर पे काम करती है। अब प्राइमा फेशियाई बेसिकली एक जो है लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, यानी कि एक पहली नज़र में जो तासुर बनता है ना किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर, वो FIR के मुतालिक ही होता है। उसको देख के ही जो है वो जज साहब या कोई भी मामला जो है वो डील करते हैं, या जुडिशरी देखती है, कोई भी देखता है। यानी कि मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगी। CCTV फुटेज में आता है जी कि एक शख्स जो है वो चोर है, वो चोरी कर रहा है। अब जो शख्स चोरी कर रहा है ना उसकी शक्ल नज़र आ रही है, तो ये सारी FIR में चीज़ लिखी जाती है ना, तो जो नज़र आ रहा है एट फर्स्ट साइट तो यही नज़र आ रहा है कि ये सामने वाला चोर है। तो ये बेसिकली बड़ी हेल्प करती है। वो बाद में जो है इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है या नहीं है, तो प्राइमा फेशियाई एविडेंस के तौर पे काम करता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है ना उसके लिए आसानी होती है केस को समझने के लिए, और वो इंसाफ को जो है वो यानी कि पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए प्रोसिक्यूशन को हेल्प मिलती है FIR के ज़रिए। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि क्राइम सीन से जो एविडेंस कलेक्ट होते हैं वो उनको सिक्योर की जाता है, यानी कि वाक़या हो गया और ये कहा जाता है कि जल्द से जल्द FIR कराई जाए। मतलब जब FIR करवाई जाती है तो फ़ौरन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो वहाँ से जो एविडेंस की कलेक्शन होती है वो जल्दी होती है, और इस तरह जो है वो इंसाफ की जो फ्राहमी में आसानी होती है। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि क्यों हमारी FIR ज़रूरी है। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि FIR को क्वाश किस तरह किया जाता है, ख़त्म किया जो है किस तरह किया जाता है।
हमने ये तो देख लिया ना कि अगर कोई दर्ज नहीं कर रहा तो उसके जो है खिलाफ रेमेडी कैसे मिलती है। अब एक एफआईआर में क्या होता है कि उसको ख़त्म करने का तरीका क्या है। तो बेसिकली 482 सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो हमें ये बताता है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एफआईआर को सिरे से ही ख़त्म कर सकती है। ठीक है, उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ रीज़न्स हैं, उसको देखते हैं। पहली तो ये है कि फॉल्स एंड फ्रीवलस एलिगेशन, यानी कि जो है झूठे किस्म के किसी को तंग करने के लिए इल्ज़ाम लगा के एफआईआर रजिस्टर करवाना। ऐसी एफआईआर को कोर्ट जो है, जो हाई कोर्ट है, उसको क्वाश करती है, मनसूख कर देती है। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी कि किसी को बदनीयती की बुनियाद पे जो है उसको किसी लीगल जो है प्रोसेस में उलझा देना। तो ऐसी एफआईआर करके आप किसी को तंग करेंगे तो कोर्ट उसको भी ख़त्म करेगा, मनसूख करेगा। तीसरी कंडीशन ये आती है कि अगर पार्टीज़ के दरमियान आपस में कोई राज़ीनामा हो गया, तो जाहिर है जब राज़ीनामा हो गया तो क्या ज़रूरत है उस केस को आगे लेके जाने की, तो उसको भी ख़त्म करेगा जो हाई कोर्ट है। और लास्ट में ये है कि अगर प्राइमरी फेशियाई जो है उसकी लैक है, उसकी कमी है, तो ऐसा एविडेंस में प्राइमरी फेशियाई होगा तो उस पर भी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा एफआईआर को। अगर दो केसेस देखे जाएँ तो पाकिस्तान में मोहम्मद बशीर वर्सेस स्टेट के एक केस लॉ है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को वाज़ह कर दिया था जी कि ऐसी एफआईआर जो बेसलेस होगी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं होगी, यानी कि केस सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके अलावा असगर अली वर्सेस स्टेट जो है वो उसमें ये प्रिंसिपल जो है वो बुनियाद रखी गई थी कि एफआईआर के अंदर अगर किसी को अब्यूज़ किया जाता है, केसेस में उलझाया जाता है, तो ऐसी एफआईआर को क्वाश कर दिया जाएगा, मनसूख कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक अहम चीज़ समझना ज़रूरी ये है कि एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, यानी कि कानून की इस्तिलाह में जो एफआईआर की अहमियत क्या है, उसका मकाम है। तो क्योंकि एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, अब वो कानून इसको कैसे देखता है, तो याद रहे कि ये कोई भी सब्सटेंटेटिव जो है वो एविडेंस नहीं माना जाता। ऐसा एविडेंस नहीं है एफआईआर कि जिसको अगर हम दें तो अदालत एक तरफा फैसला दे दे। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसको इसलिए रजिस्टर करवाया जाता है, इसलिए फाइल कराया जाता है ये चीज़ देखने के लिए कि जो विटनेस है, जब विटनेस आता है, स्टेटमेंट देता है कोर्ट में, तो जज साहब एफआईआर को भी देखते हैं कि एफआईआर के अंदर जो चीज़ें हैं क्या विटनेस वही बातें कर रहा है, तो इस चीज़ को भी परखा जाता है। और एक और बात है कि डिले अगर किया जाए एफआईआर के अंदर तो वो प्रोसिक्यूशन को वीक कर देती है। तो ये इसकी बुनियादी जो मकाम है कोर्ट के अंदर लॉ में वो यही है कि इन चीज़ों को देखने के लिए तो ज़रूर एफआईआर रजिस्टर की जाती है, लेकिन ये कोई फुल एंड फाइनल एविडेंस नहीं होता। दो केस लॉज हैं, एक में ये देखा गया कि एफआईआर के जो रजिस्ट्रेशन में लेट हुई, इस वजह से क्या हुआ, जो केस था वो वीक पड़ गया। और जो दूसरा केस लॉ है उसके अंदर ये देखा गया कि जो आया था, गवाही देने के लिए शख्स आया था, उसके बाद में और एफआईआर के बाद में फ़र्क था। तो ये बेसिकली हेल्प करता है जो इंसाफ की फराहमी के लिए। और अगर देखा जाए तो जो कुछ इश्यूज़ हैं जो रजिस्ट्रेशन में आते हैं, उसमें एक तो यही आता है कि एक पुलिस की तरफ से एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं की जाती। दूसरा फैब्रिकेशन ऑफ एफआईआर, यानी कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर किसी को तंग करने के लिए अमूमन ये की जाती है एफआईआर। और यहाँ ये होता है कि डिले कर दिया जाता है एफआईआर को, ताकि जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा एविडेंस लॉस हो जाएगा, जैसे वक्त के गुजरने के साथ साथ एविडेंस भी ख़राब हो जाएगा। और एक जो हमें और मसला फेस करना पड़ता है वो यही है कि जुरिस्डिक्शनल जो है इश्यूज़ आ जाते हैं कि जी हमारी जो है वो जुरिस्डिक्शन नहीं है, फलाने जो है थाने में जाएँ, वहाँ थाने में जाएँ। तो ये 3-4 इश्यूज़ हैं, तो अब इनका हल भी करना है। तो उनके हल के लिए जो हम सजेशन दे सकते हैं वो यही है कि आप eFIR सिस्टम लॉन्च करें, ठीक है, ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम रखें। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एक्शन लें, अगर कोई पुलिस में कोई जो गड़बड़ करता है एफआईआर रजिस्ट्रेशन में, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी जो है आप वो सज़ा रखें, ताकि एफआईआर की रजिस्ट्रेशन में कोई मसला ना हो। और एक और अहम पॉइंट ये है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएं, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं कि जिसके तहत एफआईआर की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुमकिन बनाई जा सके विदाउट बाइस, यानी कि किसी भी किस्म के जो है वो प्रेशर में आए बगैर हम हर आम बंदे की, हर खास बंदे की जो है एफआईआर जो है वो रजिस्ट्रेशन
ईजी करवा सकें और इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए जाएं। तो ये कुछ 3-4 जो हैं वो हमारे पास रिफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए हम इस निज़ाम को बेहतर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये समझा कि FIR बेसिकली एक बहुत ही क्रूशियल जो है वो स्टेप है हमारा, जो किसी भी क्रिमिनल सिस्टम के अंदर, और उसकी सारी डिटेल हमने आज पढ़ी है। तो अज़ीज़ान मन, ये आज हमने पढ़ा है, समरी चार्ट आपके सामने है, रेलिवेंट लॉज 154 के तहत पढ़ा, टाइप्स पढ़ी हमने, उसके पर्पस को देखा, कौन फाइल कर सकता है और कौन यानी कि इसको ख़त्म कर सकता है, कैसे इसकी रेमेडी है और इसकी जो है वो एविडेंट्री वैल्यू क्या है और उसके रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं जो आप अपने पेपर्स में कहीं भी कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ ना सिर्फ पेपर में बल्कि आपकी लीगल प्रैक्टिस में, चाहे वो जुडिशरी में हो या एडवोकेसी में हो, आपको इसकी हेल्प ज़रूर होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।